पिछले वीडियो में मैंने आपके लिए जो राजस्थान की जो भौतिक प्रदेश और राजस्थान की परिचय से संबंधित आपके जो क्वेश्चन है वो करवा दिए थे। अब इस वीडियो में हम राजस्थान की जलवायु से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में हम देखेंगे। इनके अलावा जो अन्य सभी टॉपिक है उनके बारे में भी इस वीडियो में देखेंगे, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जलवायु से संबंधित हमारे पास जो पहला प्रश्न है कि राजस्थान को दो भागों में बांटने वाली समवर्षा रेखा कौन सी है। तो अगर राजस्थान को दो भागों में बांटने वाली समवर्षा रेखा की बात की जाए तो आपके 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है वो राजस्थान को दो भागों में बांट दी है। वही अगर मैं कहूँ कि अगर मरुस्थल और राजस्थान को दो अलग भागों में बांटने वाली जो वर्षा रेखा की बात की जाए तो आपकी जो 40 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है जो कि आपको मरुस्थल और राजस्थान को अलग करती है। वहीं पे बात करूँ कि अगर अर्धशुष्क मरुस्थल में भी अगर अर्धशुष्क और शुष्क को अगर अलग करने वाली समवर्षा रेखा की बात की जाए तो आपके जो 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है वो मरुस्थल में जो शुष्क और अर्धशुष्क को अलग करती है। ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की हम बात करूँ तो राजस्थान में जून माह में जो अधिकतम वायु दाब किस जिले में दर्ज किया जाता है। अच्छा, वायु दाब जब अधिक होता है ना तो वहाँ का तापमान सबसे कम होता है, क्योंकि दाब और ताप दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं। यानी जब दाब बढ़ेगा तो ताप अपने आप ही कम हो जाएगा। ठीक है। तो ये प्रश्न पह रहा है कि जून माह में और वायु दाब न्यूनतम वायु दाब यानी अगर जब वायु दाब न्यूनतम है तब वहाँ का जो तापमान है वो अधिकतम होगा। और जून माह में राजस्थान का तापमान अधिकतम कहाँ का होता है, तो आपके कहेंगे साहब जैसलमेर है। तो जैसलमेर का जो न्यूनतम वायु दाब और उच्च वायु ताप है वो हो जाएगा। ठीक है। अगले प्रश्न की हम बात करें तो अगला प्रश्न हमारे पास हो जाएगा कि हाँ, नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास हो जाएगा कि राजस्थान में जो वर्षा सबसे अधिक किस जिले में होती है। तो सभी जानते हैं कि राजस्थान में सबसे अधिक वर्षा है वो आपके झालावाड़ जिले में होती है। नेक्स्ट अगले प्रश्न की हम बात की जाए तो आपके जो मानसूनी पवन है कि जो आपकी जो मानसूनी पवन है कि मानसूनी पवनें ग्रीष्म ऋतु में बहती है। जो मानसूनी पवनें होती है वो ग्रीष्म ऋतु में कब बहती है, आप इस तरह से याद रख सकते हैं जैसे कि आपके हवा है हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर गमन करते हैं। चूँकि इसमें कहते हैं कि जो ग्रीष्म महीने में क्योंकि ग्रीष्म महीने में यानी जो गर्मी में आपकी पृथ्वी वाला जो कि स्थलीय भाग होता है वो अधिक गर्म होता है। यानी उसका दाब यानी कि उसका जो दाब है वो बहुत कम होगा और कम होगा तो हवा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलेगी, यानी समुद्र से आपके जो स्थल की ओर है वो इसमें चल जाएगी। वही अगर शीत ऋतु की बात की जाए तो सर्दी में और जो स्थल का तापमान है वो बहुत कम होता है और तापमान कम होगा मतलब दाब अधिक होगा और दाब अधिक होगा तो हवा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर जाएगी और तब आपके जो हवा है वो आपके स्थल से समुद्र की ओर जाएगी। ठीक है। तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि जो ग्रीष्म ऋतु है तो उसमें आपकी जो हवा है वो आपके समुद्र से स्थल की ओर जाएगी, जबकि शीत ऋतु है उसमें आपकी जो हवा है वो स्थल से समुद्र की ओर जाएगी। तो इस हिसाब से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, आपके समुद्र से स्थल की। अगला है हमारे पास कि राजस्थान में मावट होती है। सर मावट किससे होती है, तो मावट होती है आपके जो भूमध्य सागर से उठने वाले जो पश्चिमी विक्षोभ है उसके कारण कहता है कि आपके राजस्थान में जो मावट है वो होती है। मावट होती है जिसके कारण मावट एक तरह से कह सकता हो कि सर्दी में होने वाली बारिश को हम मावट के नाम से हिंदुस्तानी भाषा में मावट के नाम से जाना जाता है। और मावट की फसल के मावट है उससे कहते हैं कि जो रबी की फसल होती है उसे काफ़ी ज़्यादा फायदा पहुंचाती है और इस कारण कहते हैं कि मावट को गोल्डन गोल्डन ड्रॉप्स के नाम से यानी कि स्वर्ण बूंदे के नाम से भी जाना जाता है। पूर्वया कौन सी हवा होती है, पूर्वया यानी कि पूर्वया मतलब कि पूर्व से आने की पूर्व से आने वाली जो हवा है उनको पूर्वया कहते हैं। और पूर्व में कौन है आपके, जो बंगाल की खाड़ी है तो जब भारत का मैप है इस तरह से तो इस तरफ बंगाल की खाड़ी है तो बंगाल की खाड़ी से जो आने वाली हवा है उसको कहते हैं पूर्वया है वो कहते हैं। ठीक है। तो इस हिसाब से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कि आपकी बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवा है। अगला प्रश्न हमारे पास है कि राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला संभाग कौन सा है। क्योंकि सर्वाधिक वर्षा वाला संभाग है वो आपकी जो कोटा है वो कोटा सर्वाधिक वर्षा वाला संभाग है वो हो जाएगा, जबकि न्यूनतम वर्षा वाला संभाग है वो आपके जोधपुर है कि वो आपके जोधपुर है वो न्यूनतम वर्षा वाला संभाग है वो हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो अगला हमारे पास है कि राजस्थान में न्यूनतम वर्षा वाला संभाग कौन सा है। तो राजस्थान में मैंने बताया कि न्यूनतम वर्षा वाला संभाग है आपके जोधपुर है वो न्यूनतम वर्षा वाला संभाग है वो हो जाएगा। राजस्थान में जो सर्दियों में वर्षा मुख्य रूप से होती है, तो मैंने कहा सर्दियों में वर्षा होने मतलब कहते हैं सर्दियों में जो वर्षा होती है उसे हम मावट के नाम से जाना जाता है। और मावट क्या होता है, जो पश्चिमी विक्षोभ होता है जो पश्चिमी विक्षोभ से होता है। ठीक है। तो राजस्थान में सर्दियों में जो मुख्य रूप से वर्षा है वो आपके क्या होता है, आपके जो वर्षा है वो उत्तर पूर्वी हवाओं से। राजस्थान की बात की जाए, सॉरी इसमें कहते हैं पश्चिमी विक्षोभ से।
कौन से होते हैं, पश्चिमी विक्षोभ से। तो आपकी इस तरह से या फिर कह सकते हैं आप इस तरह से आने वाली जो हवा होती है उसके कारण कहते हैं राजस्थान में सर्दियों में बारिश होती है। सर्दियों में बारिश होने वाला इसका एक तो कारण होगा आपके जो पश्चिमी विक्षोभ, दूसरा कारण हो जाएगा आपके जो लौटता हुआ मानसून के कारण भी आपके सर्दियों में बारिश होती है। वो इससे कहते हैं कि लौटते हुए मानसून से अगर भारत में बात की जाए तो आपके जो जो कहते हैं कि आपके जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु में सर्वाधिक वर्षा होती है और इसका कुछ प्रसार है वो आपके मरुस्थल वाले इलाके में भी दिखाई देता है। तो इस कारण कहते हैं कि आपके जो कुछ वर्षा है वो सर्दियों में उत्तर पूर्वी हवाओं के कारण भी होता है। तो आप दोनों याद रखिएगा, एक तो पश्चिमी विक्षोभ, दूसरा आपके जो उत्तर पूर्वी हवा। लेकिन उत्तर पूर्वी हवा आपके अपवाद के रूप में आती है राजस्थान में, क्योंकि न के बराबर इसकी जो हवा, न के बराबर इसकी बारिश है वो होती है राजस्थान में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो सामान्यतः राजस्थान को कितने जलवायु जोन में विभाजित किया गया है। तो राजस्थान को कितने जलवायु जोन में विभाजित किया गया है, तो राजस्थान को कुल मिला के 5 जलवायु जोन में बांटा गया है। अच्छा, कौन कौन से, तो सबसे पहले शुष्क, उसके बाद अर्ध शुष्क, उसके बाद उप आर्द्र, उसके बाद आर्द्र और उसके बाद अति आर्द्र। कुल मिला के 5 है वो जलवायु जोन में बांटा गया है। नेक्स्ट बात की जाए आपके, तो आपके पश्चिमी विक्षोभ के कारण राजस्थान के जो शीतकाल में और शीतकाल में होने वाली जो वर्षा कहलाती है, तो मैंने बताया शीतकाल यानी कि सर्दी में होने वाली वर्षा आपके जो मावट है वो कहलाती है। ठीक है, और इससे ज़्यादातर कहते हैं कि गेहूँ की फसल है उसको भी फायदा होता है, जो कि रबी की फसल होती है। अगला हमारे पास है कि राजस्थान में जून माह में न्यूनतम वायुदाब जिस जिले में संभावित है, तो मैंने अभी बताया न्यूनतम वायुदाब आपके जैसलमेर जिला है उसमें आपके हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो आपके राजस्थान में जलवायु में मावट से अभिप्राय क्या है, तो मैंने बताया कि मावट क्या होता है, शीतकालीन वर्षा होती है उसे हम मावट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है कि आपकी वह कौन सी प्रक्रिया है जिसमें जो पश्चिमी राजस्थान की जो मिट्टी है अम्लीय और क्षारीय बन जाती है। अच्छा, क्या कारण है कि जो इसमें कहते हैं कि मिट्टी का जो अम्लीय और क्षारीय होना। ठीक है, तो इसका जो महत्वपूर्ण कारण ये होता है कि जब पृथ्वी के नीचे जो केशिका का द्वारा रिसाव होता है। ठीक है, यानी जब पृथ्वी जब आपके जो क्या कहते हैं उसको, क्या आप मिट्टी है, जब मिट्टी में हम कहते हैं कि जो उर्वरक है, जो उर्वरक है वो जब छाड़ते हैं तो कहते हैं उर्वरक है वो डाला जाता है। तो इससे कारण क्या होता है कि जब बारिश का पानी जब पृथ्वी पर गिरता है तो जिससे कारण के जो आपके जो फर्टिलाइजर है वो धीरे धीरे पानी के ज़मीन के अंदर चले जाते हैं, जिसके कारण कहते हैं कि वहाँ की जो मृदा है वो अनउपजाऊ हो जाती है, जिससे कारण या मृदा या तो क्षारीय हो जाएगी या अम्लीय हो जाएगी। ठीक है, यानी कि जब नीचे से ऊपर की ओर और जब आती है और जब बारिश के कारण जो ऊपर ऊपर वाली जो परत जब हटती है तब नीचे से ऊपर की ओर जो वो उर्वरक ऊपर की ओर आता है। ठीक है, इस कारण कहते हैं कि नीचे से ऊपर की ओर जो कोशिका का रिसाव के कारण कहते हैं आपके जो अम्लीय और क्षारीय हो जाता है। अम्लीय वर्षा का अम्लीय वर्षा की बात की अम्लीय की बात की जाए, जब मिट्टी आपके अम्लीय हो जाए तब कहते हैं कि इसमें चूना और हम रॉक फॉस्फेट है वो मिलाया जाता है ताकि उसकी अम्लता को समाप्त करने के लिए। ठीक है, और जब मृदा क्षारीय हो जाती है तो उसके उपचार के लिए हम कहते हैं कि जिप्सम है वो जिप्सम को मिलाया जाता है। तो ये भी बात आप जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए मावट क्या होती है, तो मैंने बताया कि जो पश्चिमी विक्षोभ है उसके कारण कहते हैं आपके होता है, जैसे भूमध्य सागर एक होता है, भूमध्य सागर से उठने वाले पश्चिमी विक्षोभ है उनके कारण आपके होता है। ठीक है, और नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो अगला प्रश्न हमारे पास है कि राजस्थान में जो मानसून वर्षा किस दिशा में होती है। राजस्थान की जो मानसूनी वर्षा है वो आपके उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की होती है। किस दिशा से वर्षा की जो बढ़ते हुए, यानी राजस्थान का अगर मैप की बात किया तो राजस्थान की अगर इस दिशा में मैं चला जाऊँ तो राजस्थान की जो वर्षा में जो वृद्धि होगी। ठीक है, इस कारण कहते हैं उत्तर पश्चिम से आपके दक्षिण पूर्व के जाने पर बारिश के मान में जो वृद्धि होती है। नेक्स्ट आपके पास के मानसूनी पवनें और ग्रीष्म ऋतु में बहती है, तो मैंने अभी बताया ग्रीष्म ऋतु में आपके जो बहती है वो आपके अभी ग्रीष्म ऋतु है। तो ग्रीष्म ऋतु में आपके कहते हैं कि जब ग्रीष्म ऋतु में जैसे आप मैंने कहा बताया कि जो आपके मैंने बताया कि जो आपके ग्रीष्म ऋतु में आपके जो स्थल वाला भाग है वो अधिक गर्म हो जाता, तो आपके गर्म होने पर ताप अधिक होगा तो दाब निम्न होगा, तो इस कारण जो आपके जो समुद्र से स्थल की ओर इसमें जो ग्रीष्म ऋतु में हवा है वो चलेगी। नेक्स्ट बात की जाए तो मानसून किस भाषा का शब्द है, तो मानसून कहते हैं कि आपके अरबी भाषा का शब्द है और अरबी भाषा में भी आपके जो मौसम शब्द है उससे बना होता है, जिसका अर्थ होता है कि हवाओं की दिशा में या फिर पवनों की दिशा में जो परिवर्तन होता है उसे उसे उसका अर्थ होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो राजस्थान में जब जून माह में न्यूनतम वायुदाब जिस जिले में होता है वहाँ पे रिपीट हो गया जैसलमेर है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें सामान्य रूप से राजस्थान को कितने जलवायु जोन में बांटा गया है, तो बताया गया राजस्थान को सामान्य रूप से 5 जलवायु जोन में बांटा गया है। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो अर्ध शुष्क जलवायु वाला अर्ध शुष्क
आपके जो अर्ध शुष्क जलवायु वाला जिला कौन सा है? अच्छा, अर्ध शुष्क जलवायु जो बारह कहा जाए तो आपकी जो सीकर है वो अर्ध शुष्क में आता है, जबकि झालावाड़ है वो अति आर्द्र में आता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो आपके किस वर्ष बाड़मेर के कवास गांव में कहते हैं कि भीषण बाढ़ आई? तो बाड़मेर की बात की जाए तो बाड़मेर में कहते हैं कि 2006 में जैसे कवास गाँव है वहाँ पे कहते हैं बाढ़ आ गई थी। सामान्य रूप से तो कहते हैं कि जो बाड़मेर है वो बाड़मेर जैसलमेर ये सभी आपके जो कहते हैं कि आपके न्यूनतम वर्षा वाला स्थान होते हैं, यानी सबसे न के बराबर वर्षा होती है, हर साल अकाल ही पड़ता है। लेकिन 2006 में कहते हैं कि आपके इसमें जो बाढ़ है वो आ गई थी। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो किस दिशा में राजस्थान में वर्षा की मात्रा में वृद्धि होती है? मैंने बताया कि इस दिशा में जाने पर राजस्थान कहते हैं कि आपके वर्षा के मान में वृद्धि होगी, यानी कि उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर होगी। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो राजस्थान में जो सर्दियों की वर्षा मुख्य रूप से होती है, तो सर्दियों की वर्षा होती है, मैंने बताया कि आपकी उत्तर पूर्वी हवा है उनके कारण कहते हैं कि सर्दियों में वर्षा होती है। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो निम्नलिखित में से कौन राजस्थान में सामान्य रूप से जो वार्षिक वर्षा और वार्षिक वर्षा में परिवर्तता के वितरण के मध्य संबंध की जो प्रकृति को सही रूप से अभिव्यक्त करता है? ठीक है, तो ये होता है कि ये दोनों एक रूप से कहते हैं कि जो वार्षिक वर्षा और कि सामान्य रूप से जो वार्षिक वर्षा होती है वो दोनों एक दूसरे से आपके कहते हैं अंत सम्मिलित होती है। क्या होती है? अंत सम्मिलित होती है, और दोनों एक दूसरे के साथ अगर एक प्रभावित हुई तो साथ साथ दूसरी भी प्रभावित होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो दोनों धनात्मक रूप से सहसंबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात किया कि जब पुष्कर की पहाड़ियों में भारी बारिश वर्षा होए तब वो कहाँ बाढ़ आएगी? तो काफ़ी ये प्रश्न आपकी काफ़ी बार रिपीट हो चुका है कि जब पुष्कर की पहाड़ियों में जब भारी वर्षा हो तो बाढ़ कहाँ आएगी? तो आपके जैसे कि जो बालोतरा बाड़मेर है वहाँ पे कहते हैं कि जो बाढ़ आने की संभावना बढ़ जाएगी, और इसका कारण ये होता है कि बालोतरा बाड़मेर में जो कहते हैं कि जो पृथ्वी का जो पार्ट है वो चौड़ा होता है, यानी कि अधिक गहरा ना होकर पृथ्वी का पार्ट चौड़ा होता है, जिसके कारण कहते हैं कि जब लूनी नदी में जब बाढ़ आती है तो उसका जो पानी है वो आसपास के इलाकों में फैल जाता है, और फैलने के कारण वहाँ पे कहते हैं कि बाढ़ आ जाती है। नेक्स्ट बात की जाए तो शीतकाल में जो पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा आपकी मैंने कहा मावट है, वो मावट के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट बात की जाए तो राजस्थान का वह जिला जिसमें औसत वर्षा सबसे अधिक होती है। अच्छा, सबसे औसत वर्षा सबसे अधिक होती है तो राजस्थान का सबसे सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है झालावाड़, वहीं पर भी तो आपकी औसत और वर्षा है वो सबसे अधिक होती है। मावट क्या होती है? तो काफ़ी बार प्रश्न आ चुका है कि आपके जो पश्चिमी विक्षोभ के कारण मावट होता है, और ये मावट का प्रश्न आपके हर दूसरा या तीसरा एग्जाम में एक प्रश्न है कि मावट के ऊपर जरूर आपको दिखाई देने। अगर जलवायु का अगर टॉपिक लगता है तो आपके कहीं ना कहीं रूप से आपके मावट आपके जरूर पूछा जाता है, तो इस मावट को आप अच्छी तरह से आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो भारत में जो उपलब्ध निम्न परिस्थितियों में से राजस्थान में सर्वाधिक रूप से उपलब्ध है, यानी कौन सी परिस्थिति है वो राजस्थान में अधिक उपलब्ध होती है? तो राजस्थान में सबसे बड़ी जो स्थितियाँ होती है वो होती है कि राजस्थान में वर्षा की अनियमितता दिखाई देती है। ये अनियमितता और विषमता दिखाई देती है। कैसे? राजस्थान में जब अरावली है तो अगर अरावली का पूर्व में की ओर जाए तो वहाँ पे कहते हैं कि बारिश इतनी हो जा रही है, कई कई बार वहाँ पे बाढ़ आने की संभावना बढ़ जाती है। वहीं अगर राजस्थान में जो अरावली के पश्चिम की ओर जाए तो सीधा वहाँ पे अकाल की जो स्थितियाँ रहती है, यानी कि राजस्थान एक ही भौगोलिक प्रदेश में अलग अलग प्रकार की कहते हैं कि जो वर्षा में विषमता देखने को मिलती है। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर 3 है इस प्रश्न का सही आंसर आपके हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो राजस्थान में बहुधा या नैनिक बार सूखा और अकाल पड़ने की आधारभूत कारण क्या है? तो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे जो आपके इम्पोर्टेंट कारण यही होगा कि आपके जो अरावली की स्थिति, यानी जब राजस्थान में जो अरावली की स्थिति है वो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होना ही आपके जो राजस्थान में जो वर्षा की विषमता को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो अगर ये सबसे पहले कि अरावली की स्थिति पूछा जाए, सॉरी अरावली की स्थिति दी हो तो आपको वही ऑप्शन करना है, लेकिन अगर उसके बाद ना हो तो फिर आपको आपकी जो वर्षा की जो अनियमितता, अनिश्चितता और अपर्याप्तता के बारे में की ओर जाना है। ठीक है, लेकिन जब तक अरावली दी हुई हो तो आपको अरावली ही आपका उत्तर सही मानना है। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो अगला प्रश्न हमारे पास हो जाएगा कि राजस्थान में कम वर्षा का कारण अरावली पर्वतमाला की निम्न में से कौन सी स्थिति है? सॉरी, प्रश्न हमारे पास है कि राजस्थान में कम वर्षा का कारण अरावली पर्वतमाला की जो निम्न में से कौन सी स्थिति का कारण है? तो मैंने बताया कि जो अरावली है वो आपकी जो मानसूनी हवा आती है तो इस मानसूनी हवा के समांतर होने के कारण कहते हैं कि जो मानसूनी हवा है वो अरावली से बिना टकराए सीधे आगे की ओर चली जाती है, जिसके कारण राजस्थान में वर्षा है वो नहीं होती है।
ठीक है। यानी कि जो मानसून की हवा है उनके समांतर होना ही आपके सबसे बड़ी ये कमी है। तो वरना आपके राजस्थान में भी काफ़ी बारिश देखने को मिलती। ठीक है। तो ये हमने जो राजस्थान की जो जलवायु से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न किए, तो आप आई होप कि जो आपके सभी क्वेश्चन समझ में आ चुके होंगे। अब हम राजस्थान की हम मिट्टियों के बारे में जो महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में हम देखेंगे कि कौन कौन से जो मिट्टी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है, और आपके आने वाले एग्जाम में इसमें से भी आपके जरूर प्रश्न देखने को मिलेंगे। सबसे पहला बात की जाए तो खसरा किससे संबंधित होता है। खसरा क्या होता है कि आपके प्रत्येक भूमि के लिए आपकी भूमि का नंबर होता है, जिससे कि हमें ये पता चलता है कि वो भूमि किसके किसके नाम पर है या किसकी भूमि है, वो इसके बारे में पता है। यानी एक तरह से कह सकता हूँ कि भूमि के मालिक की जानकारी इससे खसरा नंबर से या फिर खसरा से हमें पता चल जाता है। ठीक है। तो किससे संबंधित है, भूमि के क्षेत्र से संबंधित खसरा है। ठीक है। नेक्स्ट बात की जाए तो मिट्टी में जो खारापन या क्षारीयता की समस्या का समाधान है। तो मैंने बताया कि जो मिट्टी का अगर मिट्टी का क्षारीय है तो हम कहते हैं कि इसमें जिप्सम की मात्रा मिलाई जाती है, और जब हम मिट्टी अम्लीय है तब हम कहते हैं कि हम इसमें आपके जो चूना है, रॉक फॉस्फेट है, और चूना भी हम बिना बुझा हुआ चूना होता है उसको हम मिलाते हैं, बुझा हुआ चूना नहीं बल्कि बिना बुझा हुआ चूना, और साथ ही रॉक फॉस्फेट है वो हम मिलाते हैं। ठीक है। तो इस हिसाब से जिप्सम है उस प्रश्न का सही आंसर है आपके हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या होता है कि सेम किस स्थिति से संबंधित है। अच्छा, सेम क्या होता है, जब सेम होता है कि आपके जब जमीन है वो जमीन की जब पानी जमीन के द्वारा जब पानी के अब जब का पानी आप जमीन पर डालते हो तो जमीन उस पानी को सोख लेती है। लेकिन क्या होता है कि जब हम पानी डालें और जमीन जब उस पानी को सोखने की क्षमता नहीं रहे, तब उस समस्या को हम सेम की समस्या कहते हैं। यानी कि जब जमीन के द्वारा जब पानी को नहीं सोखा जाए तो इस स्थिति को हम कहेंगे, हम सेम की समस्या कहेंगे। ठीक है। यानी एक तरह से कह सकता हूँ कि जो पारिस्थितिक में परिवर्तन है वो आपके सेम कहलाती है, और सेम आपके सर्वाधिक आपके गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले है उसमें देखने को मिलती है आपकी इंदिरा गांधी नहर के कारण। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो राजस्थान में व्यस्त भूमि का क्षेत्र जिस जिले में सबसे अधिक पाया जाता है वो कौन सा है। तो सबसे अधिक जो व्यस्त भूमि है वो आपके वही जैसलमेर में ही है, क्योंकि सभी वहाँ पे रेत के दौरे है। तो वो कहते हैं कि यहाँ पे सबसे अधिक जो व्यस्त भूमि है वही है, ताकि यहाँ पे कोई खेती होती है वो की नहीं जाती है। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो अगला प्रश्न हमारे पास हो जाएगा कि हाड़ौती के पठार की निर्मित मिट्टी है। अच्छा, हाड़ौती का पठार होता है वो आग्नेय या जो विशाल चट्टान है उनसे बनी होती है, और अग्नि में हमेशा क्या चीज़ होती है, अग्नि चट्टान से बनी होती है, और अग्नि में हर चीज़ बाद में अग्नि में जलने के बाद हर चीज़ काली हो जाती है। तो इस हिसाब से आप याद रख सकते हो कि हाड़ौती के पठार में काली मृदा है वो आपके जो पाई है जाती है। ठीक है। और नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो अगला प्रश्न हमारे पास हो जाएगा कि कपास के लिए उपयोगी मिट्टी कौन सी होती है। तो इस तरह क से ही कपास हो जाएगा, और क से ही काली मृदा हो जाएगी, और क से ही कपास हो जाएगी। तो कपास के लिए आपकी जो काली मृदा है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो राज्य में सर्वाधिक मात्रा में किस प्रकार की या राज्य में सर्वाधिक हाँ, नेक्स्ट प्रश्न आपके पास है कि राज्य में सर्वाधिक किस प्रकार की जो मिट्टी है वो पाई जाती है। तो राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र पर आपके मरुस्थल है। इस कारण के राजस्थान में इस कारण राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र में आपकी जो रेतीली या जो बलुई मिट्टी है वो पाई जाती है। अगला प्रश्न हमारे पास है कि अमेरिकी कृषि वैज्ञानिकों ने राजस्थान की मिट्टी को कितने उपभागों में बांटा है, विभाजित किया है। तो अमेरिकी वैज्ञानिकों के द्वारा कहते हैं राजस्थान की मिट्टी को 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, 5 भागों में। और कौन कौन से थे, तो आपके एरिडोसॉल, एंटीसॉल, इंसेप्टिसॉल, अल्पीसॉल और वर्टिसॉल है। एक कुल मिला के 5 भागों में कहते हैं राजस्थान की मिट्टियों को बांटा गया है। नेक्स्ट बात की जाए तो क्षारीय मिट्टी का पीएच क्या होता है। अच्छा, सबसे पहले पीएच होता क्या है, तो पीएच होता है आपके पावर ऑफ हाइड्रोजन के पीएच के नाम से जाना जाता है। इस पीएच स्केल का निर्माण कहते हैं आपके सोरेनसन के द्वारा किया गया था, और इसमें कहा गया था कि जब किसी पीएच स्केल में जब जिस पदार्थ की वैल्यू अगर 7 है तो वो कहते हैं कि उदासीन माना जाएगा, और जब पीएच का मान सब 7 से कम है तो वो अम्लीय, और 7 से अधिक है तो वो क्षारीय कहलाएगा। ठीक है। यानी जब 7 से अधिक है तो इसमें पूछ रहा है कि क्षारीय मिट्टी की पीएच कितनी होगी। जब 7 से अधिक हो तो हम कहेंगे क्षारीय मिट्टी होगी। ठीक है। तो 7 से अधिक आपसे प्रश्न का सही आंसर है वो हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो जल द्वारा जब मिट्टी के कटाव को क्या कहते हैं। जब जल द्वारा कहते हैं कि मिट्टी का कटाव होता है, नहीं जब जल मिट्टी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है, आगे की ओर बहा कर ले जाती है, तो इसे कहते हैं अवनलिका अपरदन के नाम से जाना जाता है। ठीक है। इसे क्या कहते हैं, अवनलिका अपरदन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो अगला प्रश्न हमारे पास हो जाएगा कि नहरों की दृष्टि से
नहरों की दृष्टि से सेम प्रभावित जिलों में प्रथम स्थान पर कौन सा है? तो मैंने बताया कि जब सेम से प्रभावित जिले आपके जो हनुमानगढ़ और गंगानगर है, उसमें भी आपके जो हनुमानगढ़ है, तो हनुमानगढ़ का सबसे अधिक क्षेत्र है वो प्रभावित है इंदिरा गांधी नहर के कारण। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो राजस्थान में जो लवणीय मिट्टी सर्वाधिक कौन से भाग में मिलती है? अच्छा, सर्वाधिक लवणीय मिट्टी की बात की जाए तो आप सर्वाधिक लवणीय जिले जहाँ पे होगी वहीं पर भी तो सर्वाधिक लवणीय मिट्टी होगी, और राजस्थान में सर्वाधिक लवणीय जिले है वो आपके पश्चिमी इलाके में है। इस कारण के तहत लवणीय मृदा भी आपके जो पश्चिमी राजस्थान में मिलेगी। अगला प्रश्न हमारे पास हो जाएगा कि मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है? अच्छा, मिट्टी का अध्ययन है वो आपके पेडोलॉजी है वो कहलाता है। क्या कहलाता है? मिट्टी के अध्ययन को हम कहते हैं कि पेडोलॉजी है वो कहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न हमारे पास है कि माथुर और सक्सेना ने राजस्थान की मिट्टी को कितने भागों में बांटा गया? अच्छा, माथुर और सक्सेना के द्वारा क्या कहा जाए तो राजस्थान की मिट्टियों को कहते हैं कि जो 10 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो जल को रोकने की सबसे कम क्षमता वाली कौन सी मिट्टी होती है, यानी कौन सी मृदा है जो जल को सबसे कम रोकता है? तो कहते हैं कि आप जो मरुस्थल में जो रेतीली बलुई मिट्टी होती है वो जल को रोक नहीं पाती, क्योंकि उनके कण मोटे होते हैं, और जब कहते हैं कि इसमें पानी गिरता है तो सीधा अंदर की ओर चला जाता है। ठीक है। तो इस कारण कहते हैं कि जो रेतीली मिट्टी होती है उसमें जल सोखने की क्षमता है सबसे कम होती है, इस कारण भी अनउपजाऊ मृदा में आती है। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो किसानों की जो पसंदीदा मिट्टी मानी जाती है, किसानों की जो पसंदीदा मिट्टी कौन सी मानी जाती है? जो बलुई और दोमट मिट्टी होती है वो मानी जाती है। कारण इसमें ये होता है कि इसमें सिंचाई करने पर कहते हैं कि जो मिट्टी है वो उपजाऊ हो जाती है, इस कारण कहते हैं कि जो किसानों की जो पसंदीदा मिट्टी है वो पाई जाती है। और सबसे अधिक जो अपने आप में भी अपने आप में उपजाऊ मिट्टी होती है वो होती है आपके काली मिट्टी, जिसे आपके जो जुताई करना, सॉरी, इसमें कहते हैं कि जिसमें जो किसी भी प्रकार की जो खाद की आवश्यकता है वो नहीं होती है, तो वो वाली मिट्टी आपके जो काली मृदा है वो हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो अगला प्रश्न हमारे पास हो जाएगा कि राजस्थान में किस प्रकार की अपरदन से प्रभावित भूमि का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? अच्छा, सर्वाधिक अपरदन की बात की जाए तो आपके वायु के द्वारा जो अपरदन होता है, जो कि आपके आपके जो मरुस्थलीय इलाके हैं, और मरुस्थलीय इलाके में जो वायु के द्वारा जो सर्वाधिक अपरदन है वो देखने को मिलता है। ठीक है। तो वायु का अपरदन सबसे अधिक देखने को मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो आपके राज्य में जो एरिडोसॉल मिट्टियाँ कहाँ पाई जाती है? तो मैंने कहा एरिडोसॉल, एंटीसॉल, इंसेप्टिसॉल, अल्फीसॉल और वर्टिसॉल, इन कुल मिला के जो ये 5 प्रकार के जो मिट्टी का वर्गीकरण है वो अंग्रेजी वैज्ञानिकों के द्वारा किया गया था। जिसमें कि एरिडोसॉल है वो आपके जो मरुस्थलीय इलाके होते हैं उसमें कहते हैं कि जो आपके एरिडोसॉल है वो देखने को मिलती है। जो मरुस्थलीय इलाके है उसमें एरिडोसॉल आपको देखने को मिलेगी। ठीक है। तो इस हिसाब से बात की जाए तो आपके इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपके, हाँ, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कि आपकी चूंकि कि आपकी जो कोटा है उसमें कहते हैं आपकी जो वर्टिसॉल है वो मृदा पाई जाती है। इसके अलावा कहते हैं कि जो ये, ठीक है, इसमें ना भीलवाड़ा ये सभी आंसर नहीं हो पाएंगे, इस कारण कहते हैं जो आपकी जो ये सीकर, चूरू, झुंझुनू, नागौर, जोधपुर, पाली, जालोर और जैसलमेर, बाड़मेर, इन सभी इलाकों में कहते हैं कि आपके एरिडोसॉल मृदा है वो आपकी जो पाई जाती है, यानी मृस्थलीय मृदा को एरिडोसॉल के नाम से जाना जाता है। और एरिडोसॉल आपके शुष्क क्षेत्र में एरिडोसॉल पाई जाती है, अर्ध शुष्क में आपके एंटीसॉल मृदा है वो पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो राजस्थान के किस भाग में लवणीय और क्षारीय मृदा से समस्या अधिक है? अच्छा, जिसमें लवणीयता यानी जो क्षारीयता है वो सबसे अधिक है। तो मैंने बताया कि जो राजस्थान के जो पश्चिमी क्षेत्र है उसमें लवणीयता या क्षारीयता है की जो समस्या है वो सर्वाधिक देखने को मिलती है। नेक्स्ट बात की जाए तो ब्लैक कॉटन मिट्टी कहलाती है, यानी कि ब्लैक कॉटन मिट्टी है वो कौन सी कहलाती है? तो ब्लैक कॉटन के नाम से जाना जाता है आपके काली मटियारी दोमट मिट्टी है उसे ब्लैक कॉटन मिट्टी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट बात की जाए तो लवणीय और परती जो भूमि होती है का सबसे अधिक क्षेत्र किस जिले में है? अच्छा, लवणीय की बात की जाए तो लवणीय की बात की जाए लगभग पाली क्षेत्र है उसमें कहते हैं कि लवणीय जो परत वाली भूमि है वो सर्वाधिक क्षेत्र में देखने को आपके जो मिलती है। अगला प्रश्न हमारे पास हो जाएगा कि जल द्वारा मिट्टी का अपरदन, जब जल के द्वारा मिट्टी का अपरदन किस क्षेत्र में सर्वाधिक देखने को मिलता है? अच्छा, जल के द्वारा जो मिट्टी का अपरदन है वो सर्वाधिक आपके जो होता है वो आपके चंबल नदी के कारण होता है। किसके कारण? चंबल नदी के कारण। और क्योंकि और इसी के कारण कहते हैं कि चंबल नदी के क्षेत्र में सर्वाधिक उत्खात बिहार या फिर जो बैंड लोग कहते हैं वो में दिखाई देते हैं, जैसे सवाई माधोपुर उन क्षेत्र में आपके सर्वाधिक देखने को मिलते हैं। तो और चंबल नदी है वो राजस्थान के आपके दक्षिण पूर्वी इलाकों में दक्षिण पूर्वी से में आपके इलाके में बहती है। ठीक है।
इस कारण कहते हैं कि जो आपके जल की जो अपरदन है वो आपके दक्षिण पूर्वी भाग में देखने को आपको मिलेगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो राजस्थान की सर्वाधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? तो राजस्थान के सबसे अधिक उपजाऊ हुई मृदा की बात की जाए तो आपके लाल मिट्टी है वो भी है, जिसके साथ अगर काली मिट्टी है वो भी राजस्थान की सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी है, वो भी मानी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो राज्य के सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सी मृदा पाई जाती है? तो सर्वाधिक क्षेत्र में आपके जो मैंने कहा मरुस्थली है वो पाई जाती है। और मरुस्थल में दो चीज़ें हैं, मरुस्थल में शुष्क मृदा और अर्ध शुष्क मृदा दोनों मृदा पाई जाती है। और शुष्क मृदा होती है आपके एरिडोसॉल और अर्ध शुष्क मृदा होती है आपके एंटीसॉल होती है। ठीक है, इस कारण कहते हैं कि सर्वाधिक क्षेत्र में एरिडोसॉल और एंटीसॉल मृदा है वो आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो अगला प्रश्न हमारे पास हो जाएगा कि राज्य के दक्षिणी भागों में कौन सी मृदा देखने को मिलती है? अच्छा, दक्षिणी भागों में देखने की बात की जाए तो अपने राजस्थान में लाल और लोमी मृदा होती है, वो सर्वाधिक दक्षिणी भाग में देखने को मिलती है। तो लाल लोमी मृदा आपके दक्षिणी भाग में। नेक्स्ट आपके पास है राज्य में जो लॉयस मिट्टी या लाइस मिट्टी के जमाव मुख्य रूप से किन जिलों को देखने में मिलती है? लॉयस मिट्टी होती है वो आपके जो आपके सवाई माधोपुर है, झुंझुनू क्षेत्र है, उसमें सर्वाधिक देखने को मिलती है। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो भारतीय कृषि विभाग ने मिट्टियों का वर्गीकरण किन आधारों पर किया है? अच्छा, भारतीय कृषि विज्ञान उनके द्वारा कहते हैं कि मिट्टी का वर्गीकरण है वो आपकी मिट्टी की जो उर्वरता है, मिट्टी की जो उपजाऊपन है, उनके आधार पर कहते हैं कि इसका जो वर्गीकरण है वो किया गया है। नेक्स्ट बात की जाए तो रंग और गठन के आधार पर जो बनास बेसिन में किस प्रकार की जो मृदा है वो देखने को मिलती है? तो बनास बेसिन में आप एक प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट और कई बार पूछा जा चुका है कि बनास बेसिन में किस प्रकार की मृदा है आपको देखने को मिलती है? तो बनास में आपकी जो पीली भूरी बलुई मृदा है वो आपको देखने को मिलती है। कौन सी? पीली, भूरी और बलुई मृदा। अगला प्रश्न हमारे पास है कि वागड़ क्षेत्र की जो मिट्टियाँ कहलाती है। अच्छा, वागड़ क्षेत्र मतलब आपकी दक्षिणी क्षेत्र है और दक्षिणी क्षेत्र में जो मिट्टियाँ है वो कौन सी है? तो आपकी जो पुरानी कछारी मिट्टी होती है, वागड़ नहीं, बांगड़ क्षेत्र की पूछा है, सॉरी। मिट्टी में चार तरीके से, मिट्टी में अगर बांगड़ क्षेत्र की बात करें तो मिट्टी में चार प्रकार से भाग होता है। इस तरह से आप इस तरह से याद रख सकते हैं। ठीक है, ये होता है आपकी जो भाबर, इस तरह से होता है, यानी जो अंदर आपके जो भाबर होता है। सबसे पहले हम कहते हैं भाबर की बात करें, किसकी? बाबर की बात करें। इसके अंदर कहते हैं कि जो वनस्पति यहाँ पे वनस्पति नहीं पाई जाती है, यहाँ पे कहते हैं कि जो वनस्पति नहीं पाई जाती है। उसके बाद भाबर, फिर यहाँ पे होता है तराई, फिर यहाँ पे बांगर, यहाँ पे होता है खादर, और यहाँ पे होता है बागर। ठीक है, यहाँ पे भाबर, तराई, खादर और बांगर होता है। तराई में आपकी दलदली मृदा है वो पाई जाती है, खादर में आपकी नवीन जलोढ़ मृदा पाई जाती है और बांगर में आपकी जो पुरानी जलोढ़ मृदा है या वो पाई जाती है। ठीक है, तो बांगर क्षेत्र में आपकी जो पुरानी जो कछारी मृदा या जलोढ़ मृदा है वो देखने को आपको मिलेगी। हाड़ौती के पठार में किस प्रकार की मिट्टी मिलती है? तो हाड़ौती के पठार में आपकी जो हाड़ौती के पठार में आपकी जो काली मृदा है वो देखने को मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो आपके दक्षिण पूर्वी राजस्थान में कौन सी मृदा की प्रधानता है? दक्षिण पूर्वी भाग की बात की जाए तो आपके जो मध्यम काली मृदा है उनके देखने की जो प्रधानता है वो आपको दिखाई देगी। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए राजस्थान के किस प्रदेश में एंटीसॉल समूह की मृदा पाई जाती है? तो मैंने बताया कि एंटीसॉल मृदा है वो आपके अर्धशुष्क क्षेत्र है, उसमें एंटीसॉल मृदा देखने को मिलेगी और अर्धशुष्क है राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। अगला प्रश्न हमारे पास हो जाएगा कि वह कौन सी प्रक्रिया है जिसमें कहते हैं कि पश्चिमी राजस्थान की मिट्टियाँ अम्लीय और क्षारीय बन जाती है? तो मैंने कहा कि भाई आपके नीचे से ऊपर की ओर जब आपके जो उर्वरता के नीचे से ऊपर की ओर आना, यानी कि कृषि तत्व के कारण कहते हैं जब ऊपर की ओर रिसव होना आपके कहते हैं कि जिसमें मृदा का अम्लीय और क्षारीय हो जाती है। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो राजस्थान में जो भूरी मृदा का प्रसार किस नदी का प्रवाह क्षेत्र माना जाता है? राजस्थान में भूरी मिट्टी का जो प्रसार है वो किस नदी प्रवाह के क्षेत्र में दिखाई देता है? तो मैंने कहा भूरी मृदा है वो आपके बनास क्षेत्र के प्रवाह में देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात की जाए तो मिट्टी के खारेपन या क्षारीयता की समस्या को समाधान, क्षारीय मृदा का समस्या का समाधान आपके जिप्सम और अम्लीय मृदा का हो जाएगा आपके चूना और रॉक फॉस्फेट है। अब हम राजस्थान की नदियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में देखेंगे ताकि आपके आने वाले एग्जाम के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं राजस्थान की नदियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। सबसे पहला हमारे पास प्रश्न है कि राज्य में जल प्रवाह को कितने भागों में बांटा गया?
राजस्थान में जल प्रवाह को आपके 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन सा? एक आंतरिक प्रवाह, एक आपके अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ, दूसरा आपके बंगाल की खाड़ी में, यानी कुल मिला के 3 प्रकार का आपके जो अफवाह है वो देखने को मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए, हाँ नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए, अगला प्रश्न हमारे पास हो जाएगा, अगला प्रश्न हमारे पास हो जाएगा कि राजस्थान में जो वर्ष भर बहने वाली कौन सी नदी है? तो राजस्थान में वर्ष भर बहने वाली नदी होती है सीएम। क्या होता है? सीएम वर्ष भर रहता है, इसका कहते हैं सीएम, यानी वर्ष भर बहने वाली नदी, यानी कि सी से चंबल हो जाएगी और एम से हो जाएगी आपकी जो माही नदी है, वो वर्ष भर आपकी जो नदी है वो बहती है, यानी कि चंबल और माही नदी है वो आपकी नित्य वाहिनी या वर्ष भर बहने वाली नदियों में शामिल है। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो चंबल नदी का उद्गम है वो आपके जनापाव पहाड़ी महू मध्य प्रदेश से, अगर देखिए आपके चंबल नदी का प्रवाह क्या स्टार्टिंग होती है और राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के 84 गढ़ से होकर राजस्थान में प्रवेश करेगी। ठीक है, तो चंबल नदी आपके जनापाव पहाड़ी महू मध्य प्रदेश। नेक्स्ट बात की जाए तो आपके चंबल नदी की जो कुल लंबाई है 966 किलोमीटर है, तो राजस्थान में इसकी कितनी लंबाई है? चंबल नदी की राजस्थान में लंबाई है लगभग 135 किलोमीटर की है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो आपके पलिया के निकट चंबल नदी में कौन सी नदी आकर मिलती है? और जब पलिया के निकट कौन सी नदी मिलती है तो आपकी जो पार्वती नदी होती है वो आपकी पलिया के निकट चंबल में मिल जाती है। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो नौनेरा के पास चंबल नदी में जो काली सिंध नदी आकर मिलती है, तो रामेश्वरम के निकट कौन सा, रामेश्वर के निकट कौन सी नदी मिलती है? तो रामेश्वर के निकट कहते हैं कि आपकी जो बनास नदी है वो बनास नदी आपके रामेश्वर के निकट आपके कहते हैं कि चंबल नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो राजस्थान में सर्वाधिक अवनलिका आपदन किस नदी को देखने मिलता है? तो मैंने बताया कि राजस्थान में सबसे अधिक जो अवनलिका आपदन है वो आपके चंबल नदी क्षेत्र में देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात की जाए तो चंबल नदी राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करेगी? तो चंबल नदी राजस्थान में चित्तौड़गढ़ के जो 84 गढ़ है उसमें से राजस्थान में प्रवेश करती है। अगले प्रश्न की बात की जाए तो चूलिया जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है? तो च से ही चूलिया, च से ही चित्तौड़गढ़ और च से ही चंबल नदी पर कहते हैं कि चूलिया जलप्रपात है वो आपके बना हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो अगला प्रश्न हमारे पास है कि गांधी सागर, अगला प्रश्न सॉरी अगला हमारे पास है कि गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में है, तो राणा प्रताप सागर किस जिले में स्थित है? राणा प्रताप सागर आपके जो चित्तौड़गढ़ है वो चित्तौड़गढ़ में स्थित है। बाकी इनके अलावा जो कोटा बैराज है आपके ये सभी एक आपके कोटा में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो आपके कोटा सागर और राणा प्रताप सागर। और नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो बनास, काली सिंध, पार्वती, बामनी, कुरान और मेज सहायक नदी किसकी है? तो ये सभी नदी है वो आपकी जो चंबल नदी है उस चंबल नदी की जो सहायक नदियों में आती है। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो राजस्थान की जो कामधेनु या चर्मवती नदी किसका उपनाम है? तो चर्मवती नदी या कामधेनु की बात की जाए तो आपकी चंबल नदी को राजस्थान की कामधेनु नदी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो अगला प्रश्न है कि राजस्थान के अधिकांश भाग में नदियों का प्रवाह किस क्षेत्र की ओर है? ज़्यादातर की बात की जाए तो अधिकांश प्रवाह है राजस्थान में आपके अरावली की जो पूर्व दिशा में नदियों का प्रवाह है वो आपके हैं। नेक्स्ट आपके पास है कि वन की आशा यानी कि वर्णाशा या फिर बनास के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो किसका उपनाम हो गया आपके बनास का। अगला प्रश्न हमारे पास है कि खमनोर की जो पहाड़ी में कौन सी नदी निकलती है? तो खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से आपकी जो कहते हैं कि जो बनास की नदी है, बनास नदी है वो खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से निकलती है। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो प्रवाह की दृष्टि से राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी? अच्छा, प्रवाह की दृष्टि से राजस्थान की सबसे लंबी नदी है वो आपकी बनास नदी है। वही अगर सतही जल की बात की जाए तो सतही जल के आधार पर सबसे लंबी नदी है आपकी जो चंबल नदी है वो हो जाएगी, जबकि सबसे अधिक जल ग्रहण वाली आपकी बनास नदी है। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो बिशनपुर बांध कहाँ पर है? आपके टोंक जिले में है और किस नदी पर बना हुआ है? तो बिशनपुर बांध है वो आपके जो बनास नदी है उस बनास नदी पर बना हुआ है। अगले प्रश्न की मैं बात करूँ तो आपके जो बेडस है, कोठारी है, खारी है, मानसी, मोरेल, ये सभी जो नदियाँ हैं वो किस नदी की जो सहायक नदी है? तो ये सभी नदी है वो आपके जो बनास नदी है उस बनास नदी की जो सहायक नदी है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो अगला प्रश्न हमारे पास हो जाएगा
अगला प्रश्न हमारे पास है कि आपके बनास नदी किस जिले में नहीं बहती है। तो आपके इसलिए आप एक बनास नदी को जो जिले के प्रवाह का क्रम है, जब एक कोड आप याद रख सकते हैं कि RCB ATS। बनास नदी की जो प्रवाह क्षेत्र का क्रम है आपके हो जाएगा RCB ATS, यानी कि आपके सबसे पहले राजसमंद, उसके बाद आपके जो सबसे पहले हो जाएगा आपके आर से हो जाएगा राजसमंद, उसके बाद आपके चित्तौड़गढ़, फिर आपके बाद बी से हो जाएगा भीलवाड़ा, ए से हो जाएगा आपके अजमेर, टी से टोंक और एस से आपके सवाई माधोपुर है, ये आपके हो जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 उदयपुर, जिससे कहते हैं कि आपकी जो बनास नदी है वो नहीं बहती है। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो आपके बनास, बेडज और मेनाल, ठीक है, एक अच्छा आपके त्रिवेणी संगम है। ठीक है, तो ये त्रिवेणी संगम किस स्थान पर बनता है, तो आपके जो बिगोद क्षेत्र है, उस बिगोद क्षेत्र में आपके जो त्रिवेणी संगम है वो बनते हैं। बाकी सभी आपके जो त्रिवेणी संगम है वो नेक्स्ट आप आने वाले क्वेश्चन में आपको बता दूंगा। ठीक है, तो बिगोद में कौन सा त्रिवेणी संगम है, तो आपके बनास, बेडस और मेनाल है, वो आपके हो जाएगा। अगला हमारे पास है कि गोगुंदा की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है, तो आपके जो गोगुंदा की पहाड़ी से आपके कहते हैं कि जो बेडस नदी है, गोगुंदा की नदी से बात की जाए तो आपके जैसे बेडस नदी है वो गोगुंदा की पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, जो आगे जाकर आपकी जो बनास नदी है उस बनास नदी में आकर गिर जाती है, ये भी आपके जो है बनास की ही सहायक नदी है। नेक्स्ट बात की जाए तो गंभीरी, गुजरी और वागन नदी किसके सहायक नदी है, तो ये सभी आपके जो बेडस नदी है उस बेडस नदी की आपकी जो सहायक नदियों में आती है। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो आपके बेडस नदी किस जिले में नहीं बहती है। अच्छा, बेडस नदी की बात की जाए तो बेडस नदी आपकी जो राजसमंद जिले है उसमें, हाँ, तो बेडस नदी आपकी जो राजसमंद है वो राजसमंद में नहीं बहती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो अगला है प्रश्न हमारे पास है कि पार्वती नदी मध्य प्रदेश के जो सीहोर क्षेत्र से निकलती है और राजस्थान के 12 जिले में प्रवेश करती है। ठीक है, तो किसके पास राजस्थान के जो करिहाट के निकट है, करिहाट 12 है, उस करिहाट 12 के पास कहते हैं कि पार्वती नदी राजस्थान में प्रवेश करती है, जबकि इसका उद्गम आपके सीहोर मध्य प्रदेश से वहाँ से होता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो कालीसिंध नदी मध्य प्रदेश के जो बांगली गांव से निकलकर राजस्थान के किस जिले में प्रवेश करती है, तो कालीसिंध नदी मध्य प्रदेश के बांगली गांव से निकट राजस्थान के किन जिलों में प्रवेश करेगी, तो आपके झालावाड़ जिले है उसमें प्रवेश करती है। नेक्स्ट बात की जाए तो आहू और परवन, नीमाज और उजाड़ किसकी सहायक नदियाँ हैं, तो ये सभी आपके जो आहू, परवन, आपके जो उजाड़ है, वो आपके सभी आपकी जो कालीसिंध नदी है उस कालीसिंध नदी की जो सहायक नदियाँ स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास है कि ऊपर माल की जो पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है। अच्छा, ऊपर माल की नदी से बात की जाए तो इसमें जो कुरान नदी है वो आपके ऊपर माल नदी से निकलती है। नेक्स्ट बात की जाए तो गागरोन का किला है जो राजस्थान का जल दुर्ग है, इनके अलावा बहसोडगढ़ है वो भी राजस्थान का जल दुर्ग में श्रेणी में आता है। तो गागरोन का किला है वो किन नदियों के संगम पर स्थित है, तो गागरोन है आपके जो कालीसिंध और आहू नदी के संगम पर कहते हैं कि जो गागरोन किला है वो बना हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो मेज नदी किस जिले से निकलती है। अच्छा, मेज नदी की बात की जाए तो मेज नदी आपकी जो भीलवाड़ा है उस भीलवाड़ा से निकलती है। अगला प्रश्न हमारे पास है कि कोठारी नदी पर भीलवाड़ा जिले में जो मेजा बांध बना हुआ है जो कहाँ से निकलती है, तो कोठारी नदी है वो आपके जो दिव्य राजसमंद है वहाँ से कहते हैं कि कोठारी नदी है वो निकलती है, और कोठारी नदी पर कहते आपके जो कोठारी नदी पर ही आपकी जो मेजा बांध है वो बना हुआ है, और मेजा बांध कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इस बात को जरूर आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो गंभीर नदी किस जिले में बहती है, जो गंभीर नदी है वो आपके जो चित्तौड़गढ़ जिले में बहती है, किस नदी पे आपके चित्तौड़गढ़ जिले है उसमें बहती है। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो खारी नदी राजस्थान के राजसमंद, भीलवाड़ा और अजमेर में बहती है, जिनका उद्गम कहाँ से होता है, तो राजस्थान में खारी नदी की बात की जाए तो खारी नदी है होता है वो खारा बीज होता है, इसलिए कहते हैं बिजलाल राजसमंद है, तो बिजलाल राजसमंद से कहते हैं कि खारी नदी का उद्गम है वो आपके होता है। नेक्स्ट बात की जाए तो बाण गंगा यानी कि अर्जुन की गंगा, बाण गंगा नदी की बात की जाए तो बैराट की पहाड़ी से निकलती है, जिनका कुल लंबाई कितनी है, तो कहते हैं बाण गंगा नदी की जो कुल लंबाई है वो आपके लगभग 380 किलोमीटर के आसपास है वो मानी जाती है। नेक्स्ट बात की जाए तो मेनाल नदी किस जिले में बहती है, तो मेनाल नदी है वो आपके भीलवाड़ा जिले में
बहती है और मेलाल में आपके मेलाल के मांडरगढ़ के पास है और वहाँ पे मेनाल जलप्रपात भी बना हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो अगला प्रश्न हमारे पास हो जाएगा कि आपके जो बामनी नदी चित्तौड़गढ़ के जो हरिपुरा गांव से निकलती है, बामनी नदी चित्तौड़गढ़ के हरिपुरा गांव से निकलती है, किसकी जो तो ये बामनी नदी आपकी किसकी सहायक नदी है, ये पूछ रहा है। तो आपकी बामनी नदी आपके चंबल नदी की ही सहायक नदी है। नेक्स्ट बात की जाएगी लूनी नदी, जिसे सागरमती, लवणमती आदि खारी आदि मीठी नदी के नाम से भी जाना जाता है। इनका उद्गम आपकी जो नागपहाड़ अजमेर है वहाँ से इसका उद्गम है वो आपके होता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो आपके लूनी नदी किस जिले में इसका प्रवाह नहीं है। तो लूनी नदी का प्रवाह क्षेत्र की बात की जाए तो आपके लूनी नदी का प्रवाह है आपके जो अजमेर है वो अजमेर में होता है। उसके बाद आपके नागौर में होता है, नागौर से फिर आपके जोधपुर, जोधपुर से आपके पाली, पाली से आपके बाड़मेर, सॉरी पाली से आपके जो बाड़मेर, फिर जालोर और जालोर से आपके कच्छ के रण में आके विलीन हो जाती है। ठीक है, इस हिसाब से आपकी जो सिरोही जिले है, सिरोही जिले में आपकी जो नदी है वो नहीं बहती है। नेक्स्ट प्रश्न की बात किया है जोधपुर के जो जसवंत सागर है ये आपके बिलाड़ा के पास है। जसवंत सागर जैसे पिछले बांध की बात की जाए तो यहाँ पे जो जल की आपूर्ति है वो किस जिले से और किस नदी से होती है। तो आप जसवंत सागर बांध है बिलाड़ा जोधपुर में है और इसकी जो इसमें इसके अंदर जो जल की आपूर्ति है वो आपकी लूनी नदी के कारण होती है। नेक्स्ट आपकी बात की जाए तो सुकड़ी, जवाई, सागी, बांडी, लीलड़ी और जोड़ड़ी नदी, ये सभी नदियाँ हैं वो आपके लूनी नदी की जो सहायक नदियाँ हैं वो आपके हैं। किसकी नदी आपकी लूनी नदी है उसकी सहायक नदी है। नेक्स्ट बात की जाए तो लूनी नदी के दाईं ओर से मिलने वाली एकमात्र नदी कौन सी है। तो आपकी जोड़ड़ी नदी है। कौन सी नदी है आपकी जोड़ड़ी नदी है जो एकमात्र है जो लूनी नदी के आपके दाईं ओर से मिलती है, जिनका उद्गम आपके अरावली के पहाड़ी से नहीं होता, जो कि आपके पाडलू नागौर है वहाँ से आपकी जोड़ड़ी नदी है वो निकलती है। नेक्स्ट बात की जाए तो मीठी और खारी नदी किस नदी को कहते हैं। तो मैंने बताया मीठी और खारी नदी की बात की जाए तो आपके लूनी नदी है उसको मीठी और खारी नदी के नाम से जाना जाता है। बालोतरा के आसपास इस नदी को मीठी खारी नदी के नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्न की बात की जाए तो आपकी लीलड़ी नदी पाली जिले के कौन से गांव में बहती है। तो लीलड़ी नदी है वो पाली जिले के आपके जो ये सुमेल और राज क्षेत्र है वहाँ से आपके निकलती है। ठीक है, जवाई नदी की बात की जाए तो गोरिया गाँव पाली है, गोरिया जवाई नदी का उद्गम है वो आपके गोरिया गाँव पाली से ये निकलती है और ये आपके कहते हैं कि लूनी नदी की सबसे लंबी सहायक नदी आपकी जवाई नदी मानी जाती है और इसी नदी के किनारे पर कहते हैं कि आपकी जवाई बांध है वो बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि आपके जवाई बांध है जिसे मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं, इसका निर्माण कहते हैं कि उमेश सिंह के द्वारा करवाया गया था। पर आपके इसके इंजीनियर आपके फर्ग्यूसन और एडगर है वो इनके इंजीनियर थे। 1946 में इसका निर्माण करवाया गया था। इसे मारवाड़ का अमृत सरोवर के नाम से जाना जाता है जो कि आपकी जवाई नदी है उस जवाई नदी में बना हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट बात की जाए तो सुखड़ी नदी कहाँ से निकलती है। तो आपकी जो सुखड़ी नदी की बात की जाए तो सुखड़ी नदी आपकी जो देसूरी पाली है, देसूरी पाली से कहते हैं कि सुखड़ी नदी का उद्गम है वो आपके होता है। नेक्स्ट बात की जाए तो राजस्थान से निकलने वाली और गुजरात की सबसे लंबी नदी कौन सी है। अच्छा, राजस्थान से निकलती है और गुजरात में सबसे लंबी नदी है वो आपके साबरमती है, वो नदी है वही है। ठीक है, नेक्स्ट बात की जाए तो वाकल, हथमती, मेसवा और बेतरक और माजम ये सभी नदियाँ हैं वो आपकी साबरमती नदी की जो आपकी सहायक नदियाँ हैं वो है कौन सी किसकी, तो साबरमती नदी की। नेक्स्ट बात की जाए तो नया गाँव सानवाड़ा सिरोही है में कौन सी नदी निकलती है। तो यहाँ से कहते हैं कि जो पश्चिमी बनास है वो नदी यहाँ पे निकलती है। नेक्स्ट बात की जाए तो सोम नदी कहाँ से निकलती है। तो सोम नदी की आपकी जो बिछा मेढ़ा उदयपुर है वहाँ से निकलती है। ठीक है, और इसी के किनारे आपके जो बेनेश्वर धाम है वो बना हुआ है संगम स्थल पर। प्रतापगढ़ की जो छोटी साड़ी से कौन सी निकलती है। तो प्रतापगढ़ की छोटी साड़ी से निकलने वाली नदी आपके झाकम नदी है वो है जो कि प्रतापगढ़ की छोटी साड़ी से निकलती है। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो माही नदी, जैसे माही नदी भी कहते हैं, जैसे वागड़ या कांठल की गंगा कहते हैं, आदिवासियों की गंगा कहते हैं, दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा के नाम से जाना जाता है, वो कहाँ से निकलती है। तो आपके माही नदी है वो अमरोरू की पहाड़ी आपके मेहनत जेल मध्य प्रदेश से निकलती है। ठीक, और इसकी आकृति कहते हैं उल्टे यू आकार की है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। इसी के किनारे कहते हैं कि इसके किनारे बेंसवर धाम, गलियाकोट, डूंगरपुर ये सभी इसी किनारे है। ठीक है, तो माही नदी की कुल लंबाई कितनी है। तो माही नदी की अगर कुल लंबाई की बात की जाए तो 576 किलोमीटर है वो माही नदी की कुल लंबाई है। ठीक है, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है।
तो मैंने बताया कि जो कर्क रेखा है उसको 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, तो आपकी जो ये माही नदी है, यही नदी आपकी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, तो इसके हिसाब से इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा कि माही नदी है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो सोम, माही और जाखम नदी का जो त्रिवेणी संगम है आपके बेणेश्वर के नाम से जाना जाता है, जो कि कहाँ पर है, तो बेणेश्वर आपके जो डूंगरपुर है, डूंगरपुर में जो बेणेश्वर है, जहाँ पे सोम, जाखम और माही नदी का संगम स्थित है। और यहाँ पर कहते हैं कि जो खंडित शिवलिंग की जो पूजा है वो की जाती है। नेक्स्ट बात की जाए तो सोम, जाखम, अनास, हरण, चाक ये सभी आपके जो ये माही नदी है उस माही नदी की जो सहायक नदियाँ हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो अगला प्रश्न हमारे पास हो जाएगा कि माही नदी राजस्थान में कहाँ प्रवेश करती है। तो राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान में जो माही नदी है वो आपके बांसवाड़ा के खांडू गांव है, उस बांसवाड़ा के खांडू गांव से होकर राजस्थान में प्रवेश करती है। नेक्स्ट बात की जाए तो माही बजार सागर जो कि राज्य का सबसे लंबा बांध भी है। तो माही बजार सागर जो कि माही नदी पर है किस जिले में है, तो माही बजार सागर है वो आपके बांसवाड़ा जिले में स्थित है। ठीक है, इसे माही बजार सागर इसे कहते हैं कि आदिवासियों का अमृत सरोवर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट बात की जाए तो गग्गर नदी जिसे कहते हैं मृत नदी या द्विस्तरी नदी भी कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय नदी के नाम से जाना जाता है। पाकिस्तान में से हकरा नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो कहाँ से निकलती है, तो कहते हैं आपकी जो हिमाचल प्रदेश निकलती है। कहते हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो शिवालिक की पहाड़ी कालिका माता मंदिर के पास हिमाचल प्रदेश से निकलती है और वहाँ से अम्बाला, पटियाला और हिसार से होती हुई राजस्थान की हनुमानगढ़ जिले के जो तलवाड़ा गांव है वहाँ से राजस्थान में प्रवेश करती है। इसके किनारे आपकी जो कालीबंगा और पीलीबंगा सभ्यता भी है, और इसी के किनारे कहते हैं भटनी दुर्ग है वो भी बना हुआ है। साथ ही इसका अगर पानी का अधिक हो तो कहते हैं कि आपकी सूरतगढ़ गंगानगर से होती हुई आपकी जो फोर्ट अब्बास पाकिस्तान है तक वहाँ का इसका पानी है वो पहुँच जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट आपके पास है कि कांतरी नदी जो खंडेला के पहाड़ी शिखर से निकलती है। खंडेला का पहाड़ी शिखर नदी इसके प्रवाह क्षेत्र को क्या कहते हैं, अच्छा कांतली नदी के जो प्रवाह क्षेत्र को तोरावटी के नाम से जाना जाता है। कौन सा, इसे तोरावटी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आपके पास है कि काकनी या मसूरी नदी जो जैसलमेर के कोठारी गांव से निकलती है, राज्य की अंत प्रवाह की दृष्टि से आंतरिक प्रवाह की दृष्टि से सबसे छोटी नदी है। लगभग कहते हैं कि 17 किलोमीटर है कि जो इसका बहाव क्षेत्र है, और आगे जाकर कहते हैं कि जो भुज झील है उसमें गिर जाती है। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो आपकी जो रूपारेल नदी किस जिले से निकलती है, तो आपके रूपारेल नदी की बात की जाए तो ये आपकी रूपारेल नदी है वो उदयनाथ की पहाड़ी थानागाजी और अलवर से जाके आपके रूपारेल नदी है वो निकलती है। आगे जाकर कहते हैं कि मोती झील भरतपुर है वहाँ पे इसमें गिर जाती है। रूपनगढ़ नदी किस जिले से निकलती है, अच्छा रूपनगढ़ आपकी नदी है वो आपके अजमेर से निकलती है। नेक्स्ट आपके पास है कि मनोहरपुरा ये जयपुर से कौन सी नदी निकलती है, अच्छा मनोहरपुरा जयपुर है और वहाँ से कहते हैं कि आपकी जो ये मंथा नदी है वो मेंथा नदी निकलती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो राजस्थान के ऐसे कौन से 2 जिले हैं जहाँ पर कोई नदियाँ नहीं है, तो आपके जो बीकानेर है, चूरू है, इन 2 जिलों में कहते हैं कि कोई भी किसी भी प्रकार की नदियाँ वो नहीं बहती है। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो जब पुष्कर की पहाड़ियों में जब वर्षा होती है या अधिक वर्षा हो जाए तो कहते हैं कहाँ पे बाढ़ आएगी, तो आपके जो बालोतरा बाड़मेर है वहाँ पे कहते हैं कि जो बाढ़ आने की संभावना बढ़ जाती है। नेक्स्ट बात की जाए तो पश्चिमी बनास नदी कहाँ गिरती है, जो पश्चिमी बनास नदी है वो आपके कहते हैं कि जो कच्छ के रण है उस कच्छ के रण में कहते हैं कि बनास नदी अब पश्चिमी बनास गिरती है, जबकि बनास नदी अब आगे जाकर चंबल में विलीन हो जाती है। अगला प्रश्न आपके पास है कि माही नदी कहाँ गिरती है, तो माही नदी है वो कहते हैं कि आपके जो ये खंबात की माही नदी है वो उल्टे यू आकार की होती है और गुजरात से होती हुई आगे जाकर वो खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो लूनी नदी कहाँ गिरती है, तो लूनी नदी आके जाकर के वो कच्छ के रण है उसमें विलीन हो जाती है। किसमें, कच्छ के रण में। वही अगर साबरमती नदी की बात की जाए तो ये आपके जाके खब्बात की खाड़ी है उसमें आकर गिर जाती है। ठीक है,